हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन सी कंडीशन होती है जिसमें पेन, नमनेस, टिंगलिंग और वीकनेस महसूस होता है हैंड और रिस्ट के पोर्शन में। ये अकर करता है जब मीडियन नर्व, जो कि एक नर्व होती है, ये प्रेजेंट होती है रिस्ट में। इस पर अगर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो उसकी वजह से ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मीडियन नर्व ये सेंसेशन प्रोवाइड करती है थंब को, इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स को और साथ में हाफ रिंग फिंगर को भी। अगर शॉर्ट में कार्पल टनल के बारे में देखें तो कार्पल टनल ये एक नैरो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है रिस्ट में। इसके थ्रू मीडियन नर्व और टेंडर्स पास होते हैं जो कि कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं हैंड और फोर आर्म के बीच में। इसको फॉर्म होता है कार्पल बोन्स के सराउंडिंग से और इसमें कुछ लिगामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब देख लेते हैं ऐसे कौन से पर्सन होते हैं जो कि रिस्क होते हैं इस प्रॉब्लम से सफ़र करने के लिए। तो ऐसे पर्सन जो कि इन्वॉल्व होते हैं ऐसी जॉब्स या फिर एक्टिविटीज़ में जहाँ पे उन्हें बार बार अपने फिंगर का यूज़ करना पड़ रहा होता है, या फिर वो बहुत ही हाई फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं अपने हैंड के थ्रू। जैसे कि अगर उनमें कोई भी काम है जिसमें हैमरिंग करनी पड़ रही है उन्हें बार बार, या फिर उन्हें एक्सट्रीम रिस्ट मोशंस यूज़ करने पड़ रहे हैं या बार बार वाइब्रेशंस फेस कर रहा है उनका हैंड, तो उसकी वजह से इन लोग में ये कंडीशन डेवलप कर सकती है। कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के डेवलपमेंट में। वो हैं हेरिडिटरी, प्रेगनेंसी, हीमोडायलिसिस, रिस्ट फ्रैक्चर अगर हुआ है या फिर डिसलोकेशन हो गया है हैंड, या फिर कोई रिस्ट डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है। कुछ अर्थराइटिक डिजीजेस हो सकती हैं जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर गाउट, ये भी प्रीडिस्पोज कर सकती है कार्पल टनल सिंड्रोम के डेवलपमेंट के लिए। हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, या पर्सन अल्कोहलिक है, या अगर कोई ट्यूमर प्रेजेंट है कार्पल टनल में तो वो भी प्रेशर अप्लाई कर सकता है मीडियन नर्व के ऊपर। ओल्डर एज ग्रुप के पर्सन हो गए, या अगर एमोलॉइड डिपॉजिट्स प्रेजेंट हो रहे हैं उस रीजन में, तो इन सब की वजह से सीटीएस डेवलप कर सकता है। तो अब आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स कॉज होते हैं सीटीएस में। तो मोस्टली जो सिम्टम्स आते हैं वो जो रिस्ट है उसमें नैरोइंग की वजह से ये जो भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जब प्रेशर पड़ रहा होता है मीडियन नर्व और टेंडन्स के ऊपर, उसकी वजह से वहाँ पे सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिस्ट में स्वेलिंग देखने को मिलती है और जो सेंसेशन होता है फिंगर्स में और हैंड में वो थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता है। इसकी वजह से पेन महसूस होता है और बाकी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ कॉमन सिम्टम्स अगर देख लेते हैं तो अर्ली सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं नमनेस, जो कि मोस्टली नाइट के टाइम में प्रेजेंट होती है, टिंगलिंग हो गया या फिर पेन हो गया फिंगर्स रीजन में, स्पेशली थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स वाले रीजन में जहाँ पर मीडियन नर्व सप्लाई करती है, वहाँ पर ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि अगर सोते वक्त अपने रिस्ट को कर्ल करके सोते हैं, या फिर नाइट टाइम में कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं उन लोगों में ऐसे पेन वगैरह वाले, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो जग जाए अपनी नींद से इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से। तो रात में जो भी सिम्टम्स आते हैं ये मोस्टली फर्स्टली रिपोर्टेड सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के द्वारा, कि मतलब वो फर्स्ट टाइम ऐसे महसूस कर रहा होता है, वो डॉक्टर के साथ ये कंप्लेंट्स लेकर के आता है। ठीक, तो कॉमनली डे टाइम से अगर कुछ सिम्टम्स देख ले तो उसमें टिंगलिंग महसूस हो सकती है फिंगर्स में, या फिर डिक्रीज्ड फीलिंग महसूस हो सकती है फिंगर टिप्स में, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है जब मीडियन अब अच्छे से सप्लाई नहीं कर पा रही है तो सेंसेशन में कमी तो आ ही जाएगी ना। अब जब मीडियन अब अच्छे से सप्लाई नहीं कर रही है तो हैंड से जो भी वर्क्स करते हैं उसमें भी थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस हो सकती है, जैसे कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी, या फिर व्हील्स को स्टीयरिंग का यूज़ करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर कोई पर्सन रीड कर रहा है तो बुक्स को बहुत लंबे टाइम तक वो होल्ड नहीं कर पा रहा होगा, उसको पेन महसूस होने लग जाएगी या बाकी के सिम्टम्स आने लग जाएंगे, लिखने में उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब फ्रीली जितने भी हैंड के मोशन होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर बोर्ड का यूज़ करना हो गया, तो वो सब अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि नर्व सप्लाई अच्छे से वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है। जैसे जैसे सीटीएस की कंडीशन वर्स होती जाती है, सिम्टम्स भी और ज़्यादा कांस्टेंट होते रहते हैं। पहले सिम्टम्स थोड़े से इंटरमिटेंट टाइप के हो सकते हैं, कभी कभी आ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे कंडीशन वर्सन होगी सिम्टम्स जो हैं वो परमानेंटली प्रेजेंट हो सकते हैं उसमें। जैसे कि हैंड में वीकनेस का सेंसेशन महसूस होना, डेलिकेट मोशंस को परफॉर्म नहीं कर पाना, या फिर अगर कोई पर्सन हाथ में कोई सामान पकड़ रहा है तो उसके हाथ से वो चीज़ें छूटनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो पकड़ होती है हाथ की वो कमज़ोर पड़ने लगती है। बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जो बेस थंब की जो बेस होता है उसमें जो मसल्स होती हैं उसमें थोड़ा सा श्रिंकिंग देखने को मिल सकती है, मतलब एट्रोफी हो जाएगी वहाँ पे मसल्स में, तो उसकी वजह से भी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले कोई पेशेंट होगा वो डॉक्टर के पास जाएगा, अपने सिम्टम्स को एक्सप्लेन करेगा, फिर जो डॉक्टर है वो उनसे मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, तो इन सब चीज़ों के जो कंबाइंड फॉर्म में सीटीएस का डायग्नोसिस किया जाता है। कुछ साइंस जो कि
एक्सप्रेस करते हैं या फिर कुछ टेस्ट है जो कि करवाए जाते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए है, वो है टेनल साइंस। इसमें क्या होता है, जो फिजिशियन है वो टैप करता है मीडियन नर्व के ऊपर, टेनल साइन में मीडियन नर्व के ऊपर वो टैप करता है रिस्ट वाले पोर्शन में, देखने के लिए कि उसकी वजह से कहीं टिंगलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है फिंगर्स पर। रिस्ट फ्लेक्शन टेस्ट हो गया। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक्सरेज हो गए, इसके थ्रू भी डायग्नोसिस करी जा सकती है ताकि अर्थराइटिस या फिर कोई ट्रॉमा वाले सिम्टम्स है उसको डायग्नोस किया जा सके। इलेक्ट्रोमायोग्राफी या फिर नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करवाई जाती हैं जानने के लिए कि जो मीडियन नर्व है वो कितना अच्छे से फंक्शन कर रही है, वो कितना अच्छे से कंट्रोल कर पा रही है मसल्स के मूवमेंट को। तो ये सब कुछ टेस्ट होते हैं जो कि करवाए जाते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए। तो अब देख लेते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो जो कार्पल टनल सिंड्रोम है इसको नॉन सर्जिकली मतलब मेडिसिन के थ्रू या फिर फिजियोथेरेपी के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का ट्यूमर प्रेजेंट है तो या फिर और भी कंडीशंस हो गई तो उसमें सर्जिकल अप्रोच की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सीटीएस से बचा कैसे जा सकता है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो सीटीएस जो है ये मोस्टली बहुत सारी चीज़ों की वजह से कॉज हो सकता है जो कि हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। तो इसीलिए इससे प्रिवेंशन जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को होने से अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि वर्क स्टेशन चेंजेस हो गए हैं, प्रॉपर अच्छे से अगर हैंड को और रिस्ट को प्लेस कर रहे हैं जिससे हमारी जो रिस्ट है उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, फिंगर्स को वैसे प्रेशर फॉर्म में मूवमेंट ना होने पाए जिसकी वजह से सीटीएस डेवलप कर सकता है। तो इन सब फैक्टर्स के थ्रू हम लोग अवॉइड कर सकते हैं इसके डेवलपमेंट को। कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स आ सकते हैं जैसे कि जब आप स्लीप कर रहे हैं मतलब जब आप सो रहे हैं तो उस टाइम पर अपने रिस्ट को स्ट्रेट पोजीशन में रख करके सोएं। ठीक, या फिर अगर टूल्स को यूज़ करें तो फिर रिस्ट को स्ट्रेट पोजीशन में रखने की कोशिश करी जाए। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिंग या फिर कर्लिंग एक्टिविटी जो होती है रिस्ट की रिपीटेडली उसको अवॉइड किया जाए। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे वर्क कर रहे हैं जिसमें आपके हैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट का यूज़ करना पड़ रहा है आपको, अपने हैंड के थ्रू प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, तो आप बार बार ब्रेक्स ले सकते हैं ताकि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए हाथ को। ठीक है, रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ को करने के बीच में, या फिर अच्छे से स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के पहले और बाद में, ताकि जो मसल्स है वहाँ की जो नर्व है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो सके। ठीक, और प्रॉपरली आप अपनी कंडीशन को देखते रहें कि कहीं आपको ऐसे कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप किसी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करके टाइम पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें और ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड कर सकें जिसके थ्रू सीटीएस का डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये था एक शॉर्ट सा वीडियो कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में जिसमें हमने डिस्कस किया कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कौन से ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि रिस्क पे होते हैं इसके डेवलपमेंट के लिए, और साथ में इसमें क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाया जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने व्यूज़ को या कोई भी डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं डिजीज़ेस से रिलेटेड, और शॉर्ट सेक्शन में भी बराबर वीडियो अपलोड होता रहता है, तो उसको ज़रूर विजिट करिए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।